हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब्स्टिट्यूट का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको हम थ्योरी भी बताएंगे शॉर्ट में बिल्कुल, और उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। बिना थ्योरी के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आप जो तीसरा चैप्टर है उसका आप सिलेबस देख सकते हैं। तीसरे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, मतलब कि विद्युत अपघटन प्रक्रियाएं जो होती हैं उसी के अंतर्गत ये चैप्टर है। तो सिलेबस आप देख सकते हैं। पहला टॉपिक पढ़ना है नीड ऑफ इलेक्ट्रो डिपोजिशन, विद्युत निक्षेपण की आवश्यकता, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन के नियम पढ़ना है। फिर प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो डिपोजिशन, क्लियरिंग ऑपरेशन। तो मतलब ये जहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं यही इतने आपके टॉपिक पढ़ने हैं। तो इन सभी टॉपिक को मैं डिटेल में तो नहीं, लेकिन समझाऊंगा आपको कि ये टॉपिक क्या है, इनमें से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले टॉपिक से हम शुरू करते हैं यहाँ से कि क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस या इलेक्ट्रोलाइट, ये सब क्या होता है ये सब बताएंगे। इसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमने कुछ बेसिक जो परिभाषाएँ हैं उनको लिया है इसमें, और आपको बताते हैं वो परिभाषा कौन कौन सा है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि सुचालक और कुचालक किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर किसी भी तरल पदार्थ में से इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत का प्रवाह हो जाता है तो वह क्या कहलाता है, सुचालक कहलाता है। और अगर विद्युत का प्रवाह नहीं होता है तो कुचालक कहलाता है। कुचालक के लिए जैसे हमने किया, तेल में क्या होगा, विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, इसलिए यह कुचालक है। एल्कोहल में भी नहीं होगा, और फिर डिस्टिल्ड वाटर में भी नहीं होगा। ये मतलब यहाँ पे द्रव की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, जो यहाँ पे आपका कोई ठोस या सॉलिड या कोई गैस वगैरह इसमें नहीं रहेगा। इसमें ज़्यादातर क्या होगा, आपका जो विद्युत अपघट्य होगा वो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। तो इसलिए हमने कहा कि अगर कोई किसी तरल पदार्थ में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो जाती है तो उसको हम सुचालक पदार्थ कहते हैं। अगर विद्युत का प्रवाह नहीं होता है तो वह कुचालक कहलाता है। सुचालक के लिए आप देख सकते हैं जैसे डिस्टिल्ड वाटर में अगर हम नमक मिला देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है, और उसमें विद्युत का प्रवाह होने लगता है। अब हम समझेंगे कि विद्युत अपघटन किसे कहते हैं। लेकिन नाम से ही पता चल रहा है विद्युत अपघटन, मतलब कि विद्युत के द्वारा क्या करते हैं, विद्युत के द्वारा हम अपघटन करते हैं। अपघटन मतलब तोड़ देना। तो परिभाषा समझते हैं कि जैसे कि अगर किसी तरल पदार्थ में से करंट को प्रवाहित किया जाए तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण उस तरल पदार्थ के आयन जो होते हैं उससे अलग हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम विद्युत अपघटन कहते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, विद्युत के द्वारा हम जो तरल पदार्थ होगा उसको आयन में तोड़ दे रहे हैं। तो विद्युत के द्वारा यहाँ पर अपघटन हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, मान लीजिए क्या लिए इसमें, मान लीजिए AgNO3 मान लीजिए हम इसमें क्या ले लिए, सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पे ले लेते हैं। ये सिल्वर नाइट्रेट है। अब इसका सिल्वर नाइट्रेट का घोल है, इसमें से अगर हम करंट को गुजारें, करंट को कैसे गुजारेंगे, 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे, कैथोड एनोड, और इसको डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। तो ये क्या करेगा, तो इसमें जो सिल्वर नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है वो होता है AgNO3। तो ये क्या करेगा, विद्युत को जब प्रवाहित करेंगे तो यह Ag अलग हो जाएगा इसमें से, और NO3 आयन अलग हो जाएगा। तो हम इसी प्रक्रिया को बेसिक शब्दों में कहें तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि विद्युत अपघट्य क्या होता है। अब जो हमने यहाँ पे आपको टैंक दिखाया था, जो इसमें से पदार्थ लिया था जिसमें हम विद्युत प्रवाहित कर रहे थे, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य बोलते हैं। जैसे कि देखिए, वह पदार्थ जिसमें द्रवीय अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। जैसे भी हमने एग्जाम्पल बताया, एक यहाँ पे टैंक लिया था, इसमें क्या किया था, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट डाला था। तो यहाँ पे जो सिल्वर नाइट्रेट है आपका वो क्या है, विद्युत अपघट्य है। क्यों, क्योंकि जब इसमें हम विद्युत प्रवाहित करेंगे तो इसके रासायनिक परिवर्तन के बाद ये अपने आयनों में टूट जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो उम्मीद है आपको विद्युत अपघट्य क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड देखो, अब देखो जो यहाँ पे हमने टैंक बनाया था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे। इलेक्ट्रोड का प्रयोग क्या किस लिए करते हैं, सप्लाई देने के लिए। तो विद्युत अपघट्य में डूबे हुए विद्युत चालक जिसमें विद्युत धारा का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं आपके, ये कार्बन के या फिर धातु की छड़ या प्लेट हो सकती है। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है। अगर आपने वैद्युत रसायन
कभी चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक एनोड होता है, कैथोड होता है। एनोड जो होता है धनात्मक सिरा होता है, कैथोड जो होता है ऋणात्मक सिरा होता है। एनोड से क्या करता है, एनोड से विद्युत धारा, जैसे ये मान लीजिए कि ये एनोड है आपका और ये कैथोड है। एनोड से जो होता है आपका विद्युत धारा जो होता है, जो आपका यहाँ पे विद्युत अपघट्य रहेगा उसमें क्या करता है, एनोड से विद्युत धारा घोल में प्रवेश करता है और कैथोड से क्या होता है, बाहर निकलता है। तो आपको पता होगा कि एनोड और कैथोड क्या है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। अब हम अपने सिलेबस पे आते हैं। ये जो बेसिक चीज़ें आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, एनोड कैथोड क्या होता है, विद्युत अपघट्य क्या होता है, ये सब आपको बता दिया। तो अब जो पहला टॉपिक है आपका वो है नीड ऑफ इलेक्ट्रो डिपोजिशन, मतलब कि विद्युत निक्षेपण की आवश्यकता। अब ये देखिए जो शब्द आया है इलेक्ट्रो डिपोजिशन, इसका हिंदी अर्थ है विद्युत निक्षेपण। विद्युत निक्षेपण जो होता है विद्युत अपघटनी प्रक्रिया पर आधारित होता है। जो मेन पॉइंट है वहीं हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो जो विद्युत निक्षेपण प्रक्रिया है वो विद्युत अपघटनी प्रक्रिया पर क्या होता है, आधारित होता है। अब विद्युत अपघटनी प्रक्रिया क्या है, अब इसको पहले समझा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि विद्युत अपघटनी प्रक्रिया क्या होती है। देखिए यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं ये आपका टैंक है, ये आपका टैंक है और इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट, मान लीजिए इसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट ही इसमें रखा गया है। विद्युत अपघटन किसे कहते हैं ये बता रहे हैं आपको। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट है और इसमें क्या दो क्या लगे हैं, इलेक्ट्रोड लगे हैं, एक एनोड एक कैथोड। तो इसमें से जब हम बैटरी के माध्यम से जब धारा को प्रवाहित करते हैं इसमें, तो जो इसमें जो इलेक्ट्रोड है वो अपने आयन्स में टूट जाता है और जो ऋणात्मक आयन होते हैं वो एनोड की तरफ गति करने लगते हैं और जो धनात्मक आयन होते हैं, देख रहे हैं आप, ये कैथोड की तरफ गति करने लगते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब विद्युत अपघटन बोलते हैं। और जो विद्युत निक्षेपण है मतलब कि इलेक्ट्रो डिपोजिशन, इसी सिद्धांत पर आपका कार्य करता है। अब देखिए कि नीड ऑफ इलेक्ट्रो डिपोजिशन, मतलब कि विद्युत निक्षेपण की आवश्यकता कहाँ होती है। तो विद्युत लेपन में इसकी आवश्यकता होती है, धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में, धातुओं की सजावट के लिए। आप पूरा डिटेल में एक बार बुक को पढ़ लेंगे, फिर अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। अब यहाँ पे जो विद्युत अपघट्य आपको बता दिया उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, आप उनको याद रखे रहिए। जैसे कि विद्युत अपघट्य जो होता है वो सरल कार्बनिक यौगिक होता है और विद्युत अपघट्य में आयंस के गति के कारण धारा का प्रवाह होता है। कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि विद्युत अपघट्य में किसके कारण धारा का प्रवाह होता है, तो ऑप्शन देगा आयन देगा, फिर और भी ऑप्शन दे देगा। तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो आपको लगाना होगा। फिर अगला जो है पॉइंट है वो कह रहा है कि विद्युत निक्षेपण के लिए डीसी और बहुत कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। मतलब कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया होती है उसमें कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है और क्या एसी नहीं, इसमें डीसी की आवश्यकता होती है। एसी ही होती है बेसिकली, लेकिन उसको रेक्टिफायर के द्वारा हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं। फिर इसके बाद डीसी के द्वारा ही विद्युत अपघटन प्रक्रिया संपन्न होती है। अगला पॉइंट जो है आपका वो है कि विद्युत अपघट्य दो प्रकार के आयनों में विभक्त होते हैं। आपको बताया ना कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब कि विद्युत अपघट्य है इसमें, तो अगर इसमें हम इलेक्ट्रोड से धारा प्रवाहित करते हैं तो ये दो आयनों में, धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन में विभक्त होता है। और फिर अगला क्या कह रहा है कि विद्युत अपघटन प्रक्रिया में कैथोड पर विघटन होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं। देखिए अब जो आपको नेक्स्ट पढ़ना है वो क्या है, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब विद्युत अपघटन के नियम। तो फैराडे ने इसके लिए दो नियम दिए। पहला नियम जो होता है उसको आपको किताब से पढ़ लेना और दूसरा नियम भी बुक से पढ़ लेना, क्योंकि नियम बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर डिटेल में बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब कि वैद्युत लेपन। आप समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आएंगे, क्योंकि जो ये चैप्टर है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आएंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से ही संबंधित सारे टॉपिक्स हैं यहाँ के। अब विद्युत लेपन कहते किसे, ये समझ लीजिए। देखिए विद्युत के द्वारा किसी भी धातु पर अन्य किसी धातु की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। अब यह विद्युत अपघटन की प्रक्रिया पर कार्य करता है। इस प्रक्रिया के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस पदार्थ का विघटन हो जाता है। ये आपको पहले ही बता चुके हैं। इसमें विद्युत द्वारा किसी धातु पर निकेल, क्रोमियम, तांबा, सोना, चांदी आदि की परत चढ़ाई जाए। जैसे मान लीजिए कि एक कोई मतलब रॉड है इस पर, तो अब इलेक्ट्रोलिपिंग द्वारा विद्युत लेपन नाम से स्पष्ट है कि इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी पदार्थ की रॉड है, तो अब इस पर हम जो होते हैं विद्युत लेपन द्वारा किसी अन्य पदार्थ की इस पर क्या करते हैं, मतलब कि इसके चमक के लिए या फिर इसको
और मतलब चिकना बनाने के लिए इस पर क्या करते हैं, दूसरे पदार्थ की हम लेपन करते हैं। और वो प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, वैद्युत लेपन के द्वारा होती है। और वैद्युत लेपन किसके द्वारा होता है, विद्युत अपघटन के द्वारा होता है। अब देखिए यहाँ पे दिया है ना कि इस प्रक्रिया को करने के लिए केवल डीसे का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग धातु को जंग से बचाने के लिए किया जाता है। और विद्युत लेपन का उपयोग धातु की सतह को सुंदर व चमकीला बनाने के लिए, मतलब कि कोई भी पदार्थ होगा उसको लेपित करने के लिए, मतलब लेपित मतलब कि उसको जंग से बचाने के लिए, उसकी सतह जो को सुंदर और चमकीला बनाने के लिए अन्य धातुओं की इस पर क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, वैद्युत लेपन बोलते हैं। अब अगला जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है कि प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब कि जो वैद्युत लेपन की प्रक्रिया होती है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है। तो पहला स्टेप क्या होता है, क्लीनिंग ऑफ मेटल। दूसरा इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ मेटल, मतलब कि जो धातु है उसका क्या करेंगे, विद्युत निक्षेपण। और तीसरा है पॉलिशिंग ऑफ मेटल। आपको पहले शॉर्ट में बता दें कि मतलब कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब कि विद्युत लेपन की जो प्रक्रिया होती है, जैसे मान लीजिए कोई रॉड है तो उसको क्या करेंगे, पहले क्लीन करेंगे, किसी पदार्थ से किसी केमिकल की सहायता से इसको बिल्कुल क्लीन करेंगे। अब उस पर क्या करेंगे, इस पर विद्युत लेपन करेंगे और फिर इसकी चमक को बढ़ाने के लिए हम पॉलिशिंग करते हैं। अब तीनों को डिटेल में देखते हैं क्या है ये। अब यहाँ पे देखिए, अब क्लीनिंग ऑफ मेटल सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि कोई धातु है, अगर धातु है इसको इस पे हमें लेपित करना है, इसको लेपित करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, क्लीनिंग ऑफ मेटल, मतलब इस धातु को हम क्लीन करेंगे। और क्लीन करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, धातुओं को साफ करने के लिए सैंड ब्लास्टिंग, हाइड्रोजेलिक जेट, रासायनिक घोल, जल आदि का प्रयोग करते हैं। और ये जो धातु है, आपकी धातु की छड़ है ये, इसकी सतह से धूल और चिकनाई हटाने के लिए हम NaOH, NaTCO3 आदि क्षारीय घोल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जो दूसरा स्टेप है हमारा, ये दूसरा स्टेप है। इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ मेटल। इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें जो है लेपन में प्रयोग होने वाला टैंक लकड़ी, सिरेमिक या सीमेंट पदार्थ का बना होता है। जब विद्युत लेपन प्रक्रिया जो होती है, आपको बताएं कि विद्युत अपघटन के द्वारा ही होता है। तो लेपन में प्रयोग होने वाला जो टैंक है वो लकड़ी, सीमेंट, सिरेमिक की सीमेंट पदार्थ का बना होता है। हमने इसमें वही पॉइंट ऐड किए हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि लेपन में प्रयोग होने वाला टैंक किस पदार्थ का बना होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको अगर पता रहेगा तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगला पॉइंट जो है वो है विद्युत लेपन की प्रक्रिया में जिस धातु पर लेपन करना होता है उसे कैथोड कहते हैं। जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब ये है कि मतलब जिस धातु, मान लीजिए ये 2 रॉड हैं, जिस पे हमको लेपन करना है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। और इसको, इस वाले भाग को क्या बोल देंगे, एनोड बोलते हैं। और जिस धातु का लेपन चढ़ाना होता है उसे एनोड कहते हैं। अब अगला पॉइंट है कि विद्युत लेपन में कम वोल्टता की DC धारा का प्रयोग होता है, मतलब वोल्टेज कम रहेगा और DC करंट रहेगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉलिशिंग ऑफ मेटल, मतलब कि हम उसका जो उसको विद्युत लेपित करने के बाद जो मतलब आपकी धातु पदार्थ रॉड था, उसको लेपित करने के बाद हम पॉलिशिंग में क्या क्या करते हैं। तो पॉलिशिंग के अंतर्गत देखिए, वस्तुओं पर सिल्वर, निकिल, क्रोमियम आदि का विद्युत लेपन करने के बाद चमकाने के लिए पॉलिशिंग की आवश्यकता होती है। तो पॉलिशिंग बेसिकली इसीलिए किया जाता है, जो आपका धातु है जो लेपित हो चुका है उसको चमकाने के लिए। इसके लिए चमड़े या कैनवास या कंबल से बनी हुई विशेष प्रकार की गतिशीलता चक्र झाड़नों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि पॉलिश करने के लिए कोई उपकरण का प्रयोग किया जाता है जो चमड़े या कैनवास से बना होता है, चमड़े या कैनवास के टाइप का होता है, उसी से बना होता है लेपित को, उसको पॉलिशिंग करने के लिए। अब एल्युमिनियम तथा चांदी की वस्तुओं को की विद्युत लेपन करके ही अधिक चमका या चिकना किया जाता है। जो एल्युमिनियम और चांदी की वस्तु होती है उनका विद्युत लेपन करके हम उनको अधिक चमकाते व चिकना करते हैं। अगला पॉइंट अब देखते हैं। अब देखिए जो अगला पॉइंट है वो क्या कर रहा है, इक्विपमेंट एंड एसेसरीज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब वैद्युत लेपन के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट और एसेसरीज मतलब औजार प्रयोग किए जाते हैं। अब आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब कि वैद्युत लेपन के लिए हम टैंक का प्रयोग करते हैं। जो टैंक होता है इलेक्ट्रोड का, विद्युत अपघट्य का, विद्युत सप्लाई का। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये एनोड हो गया आपका, और ये टैंक, ये एनोड छड़ है, DC सप्लाई है, और ये कैथोड है। इन सभी उपकरण का प्रयोग करते हैं हम वैद्युत लेपन के लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या कर रहा है, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रो डिपोजिशन, मतलब कि विद्युत निक्षेपण के को कौन कौन से फैक्टर जो हैं जो उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो पहला है धारा घनत्व, दूसरा वैद्युत अपघट्य की सांद्रता, तीसरा वैद्युत अपघट्य की प्रकृति, चौथा है वैद्युत अपघट्य का तापमान, और यह है थ्रोविंग पावर।
तो ये जो फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं, विद्युत निक्षेपण को प्रभावित करते हैं। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर पहुंच गए हैं और ये लास्ट टॉपिक जो है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनाइजिंग एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब गैल्वेनीकरण क्या होता है। तो जो गैल्वेनीकरण होता है उसमें लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़े, जैसे लोहे की मान लीजिए कोई वस्तु है तो उस पर अगर हम जिंक की परत चढ़ाते हैं तो इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है, गैल्वेनीकरण बोला जाता है। तो गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है और लोहे पर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। गैल्वेनीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, इसे ही गैल्वेनीकरण कहते हैं। अब जो लास्ट टॉपिक है वो आपका है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। अब हम जो रिमेंबर पॉइंट है वो देख लेते हैं। इन पॉइंट्स को आप याद रखे रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी सहायता करेंगे। तो पहला टॉपिक है जो क्या है, विद्युत अपघटन द्वारा रसायनों का भी उत्पादन किया जाता है। और दूसरा है विद्युत लेपन में जिस धातु पर लेपन किया जाता है उसे कैथोड बनाते हैं और जिसके द्वारा लेपन करते हैं उसे एनोड बनाते हैं। और लौह धातु का संक्षारण रोकने के लिए जिंक या लेड धातु द्वारा एनोडाइजेशन मतलब कि अनोदीकरण किया जाता है। और चौथा है विद्युत अपघटन के लिए निम्न वोल्टता तथा उच्च धारा डीसी पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। ये याद रखें, विद्युत अपघटन के लिए निम्न वोल्टता और उच्च धारा डीसी पावर की आवश्यकता होती है। और चौथा अंतिम पॉइंट है डीसी के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। अब हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद है आपको शॉर्ट में थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में बेसिकली सब ज़्यादा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब कि वैद्युत लेपन किस प्रकार किया जाता है, धातुओं का वैद्युत लेपन कैसे होगा, अधातुओं का कैसे होगा, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, यही सब है कि और फिर विद्युत लेपन में कौन कौन से उपकरण लगते हैं, इन्हीं सबसे रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, जो आपको बताए हैं वहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिए हैं हम। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत अपघट्ट में किसकी गति के कारण धारा का प्रवाह होता है। पहले ही बता दिए थे कि विद्युत अपघट्ट मतलब कि जो ये टैंक होती है इसमें जो पदार्थ डालते हैं किसकी गति के कारण धारा का प्रवाह होता है, इसमें आयंस के, होल्स के, इलेक्ट्रॉन्स के नानाफे भाव। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है वो क्या है, आयंस के कारण इसमें धारा का प्रवाह होता है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि वैद्युत लेपन किया जाता है धातुओं को जंग से बचाने के लिए, वस्तुओं को चमकदार रूप देने के लिए, घिसे पिटे सामान की मरम्मत के लिए, उपरोक्त सभी। तो जो वैद्युत लेपन किया जाता है उसमें से धातुओं को जंग से भी बचाता है वैद्युत लेपन के, चमकदार भी बनाता है और घिसे पिटे सामान की मरम्मत भी कर सकता है। इसलिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विद्युत निक्षेपण के लिए आवश्यक शक्ति है। आपको बताया था कि विद्युत निक्षेपण के लिए कम वोल्टेज और डीसी की आवश्यकता होती है। तो चार ऑप्शन कौन कौन सा है, डीसी एंड वेरी लो वोल्टेज, डीसी एंड हाई वोल्टेज, एसी एंड वेरी लो वोल्टेज, एसी एंड हाई वोल्टेज। तो आपको बताया था, तो आप कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, पहला वाला ऑप्शन सही है, डीसी एंड वेरी लो वोल्टेज की आवश्यकता होती है विद्युत निक्षेपण के लिए। अब देखिए आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि विद्युत लेपन प्रक्रिया में सप्लाई की पॉजिटिव ध्रुव से, मतलब कि जो विद्युत लेपन की प्रक्रिया होती है उसमें सप्लाई की पॉजिटिव ध्रुव से जुड़े इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है और नेगेटिव से जुड़ा इलेक्ट्रोड है। तो आपको पता है जो पॉजिटिव होता है वो एनोड ही होता है और जो नेगेटिव होता है वो कैथोड होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन है आल्सो कॉल्ड द एनोड, ये गलत है, एनोड नहीं कहेंगे उसे, कॉल्ड द कैथोड यही सही है, उसे कैथोड कहेंगे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका, दूसरा ऑप्शन सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है कि वह पदार्थ जिसमें द्रवीय अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करते समय रासायनिक परिवर्तन होता है। आपको बताया था ना एक टैंक है उसमें क्या रखते हैं, विद्युत अपघट्ट रखते हैं और इलेक्ट्रोड लगाकर धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस विद्युत अपघट्ट में रासायनिक परिवर्तन होता है और वह आयनों में टूट जाता है। तो कौन सा पदार्थ होता है, विद्युत अपघट्ट ही होता है। तो इस वही कह रहा है इसमें कि वह पदार्थ जिसमें द्रवीय अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्ट कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इनमें से क्या है, विद्युत अपघट्ट सही ऑप्शन है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि वह पदार्थ जिसमें द्रवीय अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। अब मान लीजिए ये टैंक है और इसमें से कोई पदार्थ रखा गया है, कोई द्रवीय पदार्थ रखा गया, अगर इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है
अगर विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। अगर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है तो क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन अविद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोड, इनमें से कोई नहीं। तो अगर विद्युत धारा का प्रवाह इसमें से नहीं होता है तो इसे क्या कहेंगे? अविद्युत अपघट्य। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह इलेक्ट्रोड जिससे विद्युत धारा घोल में प्रवेश करता है। जैसे मान लीजिए ये आपका टैंक है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा है और ये आपका ये घोल है इसमें, तो इसमें से एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, मतलब एक एनोड है, एक कैथोड है। तो कह रहे हैं वह इलेक्ट्रोड जिससे विद्युत धारा घोल में प्रवेश करता है वो कौन सा है? तो आपको बताया पहले ना कि एनोड से घोल में धारा प्रवेश करती है और कैथोड से बाहर निकलती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, एनोड, कैथोड, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वह इलेक्ट्रोड जिससे विद्युत धारा घोल में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? एनोड कहा जाता है। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, वो जो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मुख्य सिद्धांत क्या है, मतलब कि वैद्युत लेपन का मुख्य सिद्धांत क्या है। पहला है ऑप्शन हाइड्रोलिसिस, न्यूट्रलाइजेशन, स्टेरिफिकेशन, सैचुरेशन। तो आपको बता दें जो विद्युत लेपन होता है, आपको बताया कि वैद्युत अपघटन प्रक्रिया के अंतर्गत होता है, और वैद्युत अपघटन प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद जो निकलता है वो आपका क्या होता है? जल होता है, वो जल होता है। तो इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा? हाइड्रोलिसिस वाला ऑप्शन सही होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मुख्य सिद्धांत क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्युत लेपन का अनुप्रयोग नहीं है। तो विद्युत लेपन का अनुप्रयोग कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है सजावट करना। यह ऑप्शन सही है कि विद्युत लेपन के अनुप्रयोग है सजावट करना, क्योंकि विद्युत लेपन से क्या करते हैं हम? उसको की चिकनाई को भी बढ़ा देते हैं, चमक को बढ़ा देते हैं, तो ये सजावट के अंतर्गत आता है। धातु की कोटिंग करते हैं, धातु की सुरक्षा भी होती है विद्युत लेपन से, लेकिन संक्षारण से बचाव नहीं होता है। तो इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? विद्युत लेपन का अनुप्रयोग ये नहीं है, संक्षारण से बचाव करना। अब देखिए जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि धातु के गुणों को संशोधित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन, विद्युत निक्षेपण और इलेक्ट्रोलेस प्लांटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन इसमें से सही है। धातु के गुणों को संशोधित करने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रो डिपोजिशन कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। वो क्या करे? विद्युत लेपन आधारित होता है विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर, ये गलत है। विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर, विद्युत के ऊष्मा प्रभाव पर, विद्युत के भौतिक प्रभाव पर। तो आपको बताया था कि जो ये क्रैंक होता है इसमें से क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है ना, रासायनिक अपक्रिया होती है, इसी से क्या होता है? जो विद्युत अपघट्ट होता है आपका आयनन टूट जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर विद्युत लेपन आपका आधारित होता है? इसमें से ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि आसुत जल में साधारण नमक मिलाने से यह बनता है। आसुत जल मतलब समझते हैं डिस्टिल्ड वाटर, और डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो अगर डिस्टिल्ड वाटर है उसमें विद्युत का प्रवाह करेंगे तो आप नहीं होगा, लेकिन जब उसमें हम नमक मिला देंगे, क्योंकि नमक क्या है? विद्युत का सुचालक है। अब नमक मिला देते हैं तो इसमें से क्या होगा? धारा का प्रवाह होने लगेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? गुड कंडक्टर हो जाएगा। अगर आशुद्ध जल है तो उसमें से अगर साधारण नमक मिला देते हैं तो विद्युत का सुचालक बन जाएगा। इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? पहला वाला ऑप्शन सही है, गुड कंडक्टर। अब देखिए हमारा जो 13 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या रहा है कि एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि विद्युत अपघट्य, जो द्रवीय पदार्थ होता है उसी को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ताकि उसमें से विद्युत का प्रवाह हो सके। तो ए मेटल, ए सॉल्यूशन, ए लिक्विड दैट कंडक्ट्स करंट, ऑल ऑफ अबव। तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इलेक्ट्रोलाइट है तो मतलब कि लिक्विड होता है और उसमें से करंट को पास भी होने देता है, इसलिए इसमें से आपका तीसरा ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहलाता है विद्युत लेपन, विद्युत धारा, इलेक्ट्रोड, विद्युत अपघट्य। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। बाकी ऑप्शन इसमें ये सब गलत हैं, विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोड, विद्युत अपघट्य ये सब गलत हैं। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु इलेक्ट्रोप्लेटेड नहीं हो सकती है। धातु का नाम पूछ रहा है, उस धातु का नाम बताओ जो विद्युत लेपित नहीं हो सकती है। तो हम कॉपर को भी विद्युत लेपित कर सकते हैं, सिल्वर को भी कर सकते हैं, निकिल को भी कर सकते हैं, टंगस्टन को नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं इसको आपको बताते हैं।
क्योंकि टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन में डिस्चार्ज की क्षमता, जो टंगस्टन है ये इसमें डिस्चार्ज की क्षमता नहीं हो सकती है। यह इलेक्ट्रॉनों को, मतलब एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित जाने नहीं देगा। इसलिए क्या जो ये टंगस्टन है इसको हम विद्युत लेपित नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं टंगस्टन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जो आपका विद्युत बल्ब होता है इसके फिलामेंट में, तो इसको हम विद्युत लेपित थोड़ी ना कर सकते हैं क्योंकि इसमें डिस्चार्ज की क्षमता नहीं होती है। इसलिए इसमें से पहला ऑप्शन सही है। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रबल विद्युत अपघट्य की पहचान कीजिए। पहला है कास्टिक सोडा, दूसरा पोटेशियम क्लोराइड, तीसरा पोटेशियम सल्फाइड, चौथा बेरियम क्लोराइड। तो जो प्रबल विद्युत अपघट्य होता है उनके कुछ नाम आपको भी हम दे देंगे PDF में, कौन कौन से प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है वो क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, वो क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत लेपन में प्रयुक्त उपकरण है। पहला ऑप्शन है टैंक, इलेक्ट्रोड, विद्युत अपघट्य सभी। तो आपको बता दिए थे कि विद्युत लेपन में क्या क्या प्रयोग होता है। टैंक का भी प्रयोग होता है, इलेक्ट्रोड का भी होता है, विद्युत अपघट्य का भी होता है। जिसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन इसमें से सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनाइजिंग इज। ये पूरा इंग्लिश में लिखा गया है, आपको हिंदी में बहुत सरल शब्दों में बता देते हैं। गैल्वेनाइजिंग आपको बताया क्या होता है कि लोहे की कोई भी धातु होती है उस पर हम जिंक की परत चढ़ाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग मतलब गैल्वेनीकरण। तो पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है, ए जिंक डिफ्यूजन प्रोसेस। तो गैल्वेनाइजेशन जो होता है जिंक डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं होता है। और ये वाला भी ऑप्शन गलत ही है क्योंकि एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस यूज्ड फॉर एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर्टिकल। मतलब कि क्या यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है जिसमें एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, मतलब एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम वस्तु से बने उनका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से ये वाला ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। गैल्वेनाइजेशन जो है इसमें से ये वाला ऑप्शन सही है। क्यों, क्योंकि गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, कोई भी लौह धातु होती है उस पर हम जिंक की परत चढ़ाते हैं। इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक बाय हॉट डिपिंग। तो इसमें से ये वाला ऑप्शन आपका सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट इस Fe2O3 FeO Fe3O4 Fe2O3 इन कंटेनिंग XH2O। तो इसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल है कि रस्ट क्या होता है, मतलब कि आप जानते हैं कि रस्ट क्या होता है और रस्ट का फार्मूला क्या होता है। तो इसको आप कमेंट में बताएं कि रस्ट का फार्मूला क्या होता है। इस चैप्टर में अभी और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, कम से कम अभी 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आ सकते हैं। इसको हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर जो अभी जो आपको क्वेश्चन बताएं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर उनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई समस्या हो या किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर लगे तो कमेंट करें आप, और उस क्वेश्चन का आंसर रिव्यू करेंगे और उसको बाद में फिर अपडेट कर देंगे।